हेलो बच्चों, अपन आज संक्रामक रोग है उसमें एक रोग लेके आए हैं टाइफाइड रोग। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, आपको बताएंगे टाइफाइड रोग किससे होता है। सबसे पहले आप बताओ, ये संक्रामक रोग है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये संक्रामक रोग है, इसको फैलता कैसे है? दूषित पानी और दूषित जल से फैलता है। दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। ये पूछा जाता है ये किससे फैलता है? दूषित पानी और दूषित भोजन से ये फैलता है। ठीक है, दूसरी विशेषता आपको बतानी है कि इसका ये कैसा रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है यानी जीवाणु द्वारा होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है टाइफाइड रोग किससे होता है, तो आपको बताना है ये जीवाणु से होता है। अब जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये नाम आपको याद कर लेना है, पक्कम पक्का पूछा जाता है इसका नाम, तो आप 10 बार बोलो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, आपको ये याद हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। अब इस रोग में शरीर का कौन सा अंग संक्रमित होता है? हमारी जो छोटी आंत्र होती है, जो आंत्र भाग है, वो संक्रमित होता है। ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु दूषित भोजन और दूषित पानी के माध्यम से, दूषित पानी और दूषित भोजन के माध्यम से शरीर की छोटी आंत्र में प्रवेश कर जाता है और वहां अपना क्या कर लेता है? आवास बना लेता है और छोटी आंत्र से होता हुआ, रक्त से होता हुआ शरीर के अन्य अंगों में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो मेन इसका जो आवास है वो छोटी आंत्र है। क्या है? छोटी आंत्र के अंदर ये जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें लक्षण है सबसे पहले तो तीव्र सिरदर्द। तीव्र सिरदर्द का मतलब बुखार रहता है, उसको ज्वर रहता है। टेम्परेचर भी 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका होता है। बॉडी का टेम्परेचर अपने 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और 40 डिग्री के आसपास, यानी उसको बुखार रहता है। फिर उसके बाद उसके कब्ज रहती है, उसके आमाशय में पीड़ा रहती है, उसको भूख नहीं लगती है। ठीक है, भूख नहीं लगती है, सर दर्द होता है, ज्वर होता है, आमाशय में मतलब आमाशय में दर्द रहता है, कब्ज रहती है, कमजोरी आती है, थकान आती है और फिर उसके बाद आंत्र है उसमें छिद्र हो जाते हैं, आंत्र में छिद्र हो जाते हैं और अधिक रक्त स्राव होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुका है कि इस टाइफाइड बीमारी का निदान क्या है? निदान मतलब डायग्नोसिस, पता कैसे चलता है, कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो इसके लिए करना चाहिए अपने विडाल परीक्षण। ये सवाल एक दो बार बोर्ड में आ चुका है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण आपको बताना है टाइफाइड बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को अगर शक होता है कि इसको टाइफाइड है, यानी उसको क्या है, उसके पेट में दर्द है, आमाशय में दर्द है, कब्ज है, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी, अधिक रक्तस्राव हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है कि भाई तेरे को टाइफाइड हो सकता है, तो विडाल टेस्ट कहता है, विडाल टेस्ट के लिए। अब ये बीमारी है, इस बीमारी का जिक्र करें और एक महिला का नाम नहीं ले। एक महिला थी जो रसोई में खाना बनाती थी, उसने कई वर्षों तक ये बीमारी फैलाई थी, जिसका नाम है मैरी मेलोन। जिसका नाम है मैरी मेलोन, ये नाम आपको याद रखना है, मैरी मेलोन। तो औरत का नाम था मैरी मेलोन, इसको टाइफाइड मैरी कह दिया बाद में, इसका नाम रख दिया टाइफाइड मैरी कि भाई आप रसोईया हो और आपने कई वर्षों तक ये बीमारी फैलाई है, कई लोगों को आपने क्या है, दूषित भोजन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि महिला खुद क्या थी, ये महिला खुद इस रोग से पीड़ित थी और इसकी आंत्र के अंदर ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु था, वो उसके हाथों के माध्यम से भोजन में आता था और भोजन से वो दूसरे व्यक्तियों में जितना खाना खाने लोग आते थे उन सबको टाइफाइड हुआ। जो ये रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट की जब जांच की गई तो पता चला कि आप मैरी मेलोन महिला, ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन सी महिला है जिस महिला को अपन टाइफाइड मैरी कहते हैं, तो मैरी मेलोन नाम याद रखना है। इसमें सवाल अपने सीधा पूछा जाता है, टाइफाइड रोग है संक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको कहते हैं संक्रामक। जैसे पूछ दिया कैंसर रोग क्या है, संक्रामक है या असंक्रामक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि कैंसर रोग संक्रामक है या असंक्रामक है। जैसे मैंने बता दिया टाइफाइड रोग है,
वो संक्रामक रोग है। दूसरी विशेषता बताइए, जीवाणु से होता है। उसके जीवाणु का नाम आपको रट लेना है। साल्मोनेला टाइफी फैलता कैसे है? ये दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। कॉन्टिमिनेट फूड और कॉन्टिमिनेट वाटर से फैलता है। आपको कभी भी गंदा पानी और गंदा भोजन नहीं खाना चाहिए जिसपे मक्खियां भिनभिनाती हो। मक्खियां भिनभिनाएगी तो क्या होगा, ये भोजन दूसरे व्यक्ति खाएंगे तो उनको टाइफाइड हो जाएगा। ये जीवाणु हमारी आंत्र में रहता है, छोटी आंत्र के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका निवास कहाँ है? आमाशय एक आंत्र है। फिर उसके बाद लक्षण आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, कोई बीमारी लक्षण आपको याद नहीं, आप टोरे मारो। सबसे पहले आपको भूख नहीं लगना, कमजोरी आना, सिर दर्द होना, ये हर बीमारी के अंदर लक्षण है। ये लक्षण अच्छा नहीं लगे तो एक दिखना, ज्वर आना, बुखार आना, ज्वर और सिर दर्द एक ही है, ठीक है, आपको आधे नंबर जरूर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये है कि इसका निदान, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है टाइफाइड बीमारी का निदान क्या है? विडाल परीक्षण। ये बच्चों आपको याद कर लेना है। थैंक यू। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग यानी मानव संक्रामक रोग है, उसमें आज एक नया रोग पढ़ रहे हैं। उसका नाम अपने है, जिसको कहते हैं निमोनिया। न्यूमोनिया ये बीमारी लगभग सब बच्चों को हो रखी होगी। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको निमोनिया नहीं होता है। निमोनिया मतलब क्या होता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ आती है। उसको नॉर्मल जुकाम होता है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये निमोनिया बढ़ जाता है। निमोनिया एक संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जब व्यक्ति खांसता है, जैसे किसी व्यक्ति ने खांसी की तो खांसी करता है तो खांसी में क्या होते हैं, छोटे छोटे बूंदक निकलते हैं। उन बूंदक को कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। यानी छोटे छोटे ये बूंद निकली है। मैंने खांसा, खांसी में थूक निकला, उसको मैंने कहा बूंदक, बूंद का। इस बूंद के अंदर हजारों की संख्या में जीवाणु है। जैसे मेरे पास खड़ा है मेरा दोस्त, मुझे निमोनिया हो रखा है, मैं उसके सामने खांसूंगा तो बहुत सारे बूंदक उसके शरीर में घुस जाएंगे हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से, और उसका इलाज हो जाएगा, उसको निमोनिया हो जाएगा। बेचारा आया था हालचाल पूछने, मैंने कहा तू भी निमोनिया लेता जा, मेरे पास बहुत सारे जीवाणु हैं। इस जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये आपको याद रखना है। जीवाणु का नाम आपको पक्का याद रखना है। आपको इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं। आप कांच के सामने खड़े हो जाओ, 10 बार आप बोलो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है। आपको ये पक्का याद हो जाएगा। फिर आप भूल जाओ तो टेंशन की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद अपने दोस्त का नाम रख दो कि तेरा नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। तो इस तरह से आप लोग आपस में क्या करो, कॉम्बिनेशन करो और याद कर लो इसको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को। फिर भी भूल जाओ, फिर याद कर लो, याद होगा ही होगा। तो ये आपको याद करना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब किताब में इसका नाम दे दिया एक और, इन्फ्लुएंजी अपन कह सकते हैं। इन्फ्लुएंजी एक वायरस है जो कि जुकाम का वायरस है। क्या है? इन्फ्लुएंजी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी ये तो वैसे जुकाम का है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, एनसीईआरटी ने इसका नाम लिख दिया कि इससे निमोनिया होता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में एक ऐसी बीमारी है जो कि दूषित हवा से होती है। किससे होती है? कोई खांसे तो उसको होती है। अब इसका लक्षण क्या है? लक्षण वही है कि श्वास नली में कफ जमा हो जाएगा। जो श्वास नली है उसमें कफ जमा हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी श्वासन मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। सबसे मेन लक्षण उसका यही होता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, या स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है। तो ये जैसे फेफड़े हैं, फेफड़ों में क्या होते हैं, वायु कोष्ठक होते हैं ऐसे, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु कुपिकाएं होती हैं जिनको वायु कोष्ठक कह दिया। इनके अंदर एक तरल पदार्थ बढ़ जाता है, इनके अंदर एक तरल पदार्थ बढ़ जाता है, इनके अंदर एक तरल पदार्थ बढ़ जाता है, जिसके कारण डॉक्टर जैसे यहाँ लगाता है उसको गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। वो कहता बेटा तेरे इस वायु कोष्ठक में तरल भर गया है, तुझे निमोनिया हो गया है। ठीक है, इसके अलावा उसमें लक्षण होते हैं सरदर्द, भूख ना लगना। ठीक है, ये लक्षण भी उसको दिखाई देते हैं, कमजोरी।
ठीक है। इसके अलावा उसमें क्या होता है, कमजोरी होगी, भूख होगा, भूख नहीं लगेगी, सॉरी भूख दर्द दिया आगे, भूख नहीं लगना होता है, ठीक है। और इसके अलावा कमजोरी होती है, ये सब लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। मेन लक्षण उसके फेफड़े संक्रमित होना होता है। ये बीमारी ज्यादा फैल जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कई बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं माता पिता, तो निमोनिया होता है, उस निमोनिया से उस बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि उसको फेफड़े उसके पूरे खा जाता है वो। इस तरह से ये बीमारी है निमोनिया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह क्या हुआ कि श्वास नली में कफ जमा हो गया, श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो गया, खांसी चलती रही, खांसता रहा वो व्यक्ति, उसके फेफड़ों के वायु कोष्ठों में तरल भर गया, उसको बुखार, सर दर्द और कमजोरी होने लगी। अब ये बीमारी जब ज्यादा तीव्र होगी तो उसके जो नाखून होंगे, अंगुली के नाखून आप देखोगे तो धूसर से नीले रंग के पड़ जाएंगे। धूसर से नीले रंग के नाखून है, इसका मतलब बीमारी बहुत ही अधिक फैल चुकी है। ये अपने को टाइफाइड में याद, निमोनिया में याद रखना है। निमोनिया सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि ये कैसा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, असंक्रामक बीमारी है, तो अपने को ये बताना है। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक उत्तर चाहता हूं, मुझे बताना है बच्चों आपको एक प्रश्न का उत्तर, मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ से, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु से, तीसरा ऑप्शन है कवक से, चौथा ऑप्शन है विषाणु से। आप चारों में से एक भी ऑप्शन मुझे बता सकते हो। मलेरिया किसके द्वारा होता है मेरा उत्तर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखे। प्रोटोजोआ से होती है, जीवाणु से होती है, कवक से होती है, विषाणु से होती है। निमोनिया जीवाणु जनित बीमारी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु का नाम याद रखना है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु है। लक्षण आपको सीधा निमोनिया याद रखना है कि ये फैलेगा कैसे। कोई व्यक्ति खांसता है तो उसके मुंह से बहुत सारी बूंदें निकलती है, उनको कहते हैं एरोसोल या बूंदक, वो हवा में फैलती है और दूसरे व्यक्ति के श्वसन मार्ग से वो अंदर घुस जाती है। और फिर उसके बाद में अपन कहते हैं आजकल इसके टीके भी आ चुके हैं, डीपीटी के टीके, जिनसे निमोनिया होने की संभावना थोड़ी कम होती है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने टाइफाइड वाले वीडियो पढ़ाया था, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कैंसर बीमारी कैसी बीमारी है, तो कैंसर बीमारी असंक्रामक रोग होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी नहीं फैलती है, ये ध्यान रखना है। ये सवाल आता है कैंसर बीमारी संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, तो अपने को उत्तर बताना है असंक्रामक रोग। अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप मेरे अगले वीडियो को देखें, मैं आपको इसमें उत्तर बता दूंगा मलेरिया रोग किसके कारण होता है। हेलो बच्चों, अपन नेक्स्ट बीमारी लेके आए हैं जिसका नाम है सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम, सामान्य जुकाम। अब ये जो सामान्य जुकाम होता है ये राइनो वायरस से होता है। किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। तो ये सामान्य जुकाम अपन पढ़ रहे हैं, ये किससे होता है? राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस, ठीक है। या इसको कहते हैं नासा विषाणु, क्या कहते हैं? नासा विषाणु से होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है सामान्य जुकाम कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। ये एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, विषाणु जनित बीमारी है। फिर इसके बाद ये फैलता कैसे है? एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के पास आता है तो उसको ये बीमारी होती है, यानी वो क्या करता है? छींकता है। जिसको जुकाम हो रखा होता है इसको सामान्य जुकाम के नाम से जानते हैं। जब व्यक्ति छींकता है तो बहुत सारे बूंदक बाहर निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, जिनके माध्यम से ये बीमारी फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ये बीमारी 3 से 7 दिन रहती है और आजकल हर किसी व्यक्ति को सामान्य जुकाम देखा जाता है। उसमें क्या होता है, ये जो अपन कह रहे हैं नाक है, इस श्वसन जिसको अपन कह रहे हैं नासिका, इस नासिका में क्या हो जाता है? नासिका है वो जाम हो जाती है, नासिका संकुचित हो जाती है, ठीक है। और नासिका से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, नासिका से तरल स्रावित होता रहता है। इसके अलावा कंठ रुक्षता आती है, यानी कंठ दहा होता है, कंठ में थोड़ी थोड़ी जलन होनी शुरू होती है। इसके अलावा उसको सामान्य बुखार, सर दर्द, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। सर दर्द रहता है, बुखार रहता है, खांसी रहती है, और ये 3 से 7 दिन बाद ऑटोमेटिक ये बीमारी खत्म होती है। कई लोग इसका इलाज सोचते हैं कि हमें इसका इलाज मिल जाए, लेकिन इसका इलाज ये है कि 3 दिन भुगतो उसके बाद ठीक हो जाओ, यानी कि दवाई ले लो, कुछ एंटीबायोटिक, और इसको थोड़ा कंट्रोल कर लो। बाकी ये जुकाम आजकल सामान्य रह रहा है।
अब ये जो कोरोना वायरस आया है उसमें भी यही लक्षण उत्पन्न कर रहा है, यही क्या कर रहा है, ये सामान्य जुकाम दे रहा है, इसके अलावा स्वाद नहीं आ रहा है व्यक्ति को, ये एक विषाणु जनित बीमारी है। ऐसे ही सामान्य जुकाम है, उसका थोड़ा ये भयानक रूप आ गया। क्या हो गया? भयानक रूप आ गया। इसने फेफड़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया, नासिका संकुचित हुई, तरल पदार्थ स्रावित होता रहा दिन भर, कंठ दहाव होता रहा, सरदर्द आता रहा, बुखार आता रहा। तो ये सामान्य जुकाम के लक्षण है। ठीक है, अब आपको एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि जैसे ये डिप्थीरिया बीमारी है, ये प्लेग बीमारी है, ठीक है, इसमें से कौन सी जीवाणु जनित है और कौन सी विषाणु जनित है? कौन सी जीवाणु जनित है और कौन सी विषाणु जनित है, ये आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, पूछा जाएगा डिप्थीरिया और प्लेग बीमारी किससे होती है। एक और मैं पूछना हूं आपसे, जैसे अतिसार बीमारी है और टिटनस बीमारी है, ठीक है, और टीबी बीमारी है, कुष्ठ बीमारी है, इसमें से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो किस जीवाणु और विषाणु से होती है, आपको बताना है। जैसे कुष्ठ रोग है, ये 4 डिजीज दी है मैंने, इनके रोग जनक के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि सर अतिसार इससे होगा, टिटनस इससे होगा, टीबी इससे होगा और कुष्ठ इससे होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था, पूछा था कि मलेरिया रोग किससे होता है। मेरा क्वेश्चन था मलेरिया रोग किससे होता है। पहला ऑप्शन था, ए ऑप्शन था प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन था जीवाणु, सी ऑप्शन था अपने पास में कवक और डी ऑप्शन था अपने पास विषाणु। तो आपको बताना मलेरिया एक प्रोटोजोआ बीमारी है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी। उसके प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, उससे क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। थैंक यू बच्चों। मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा डिप्थीरिया रोग, प्लेग रोग, अतिसार रोग, टिटनस रोग, टीबी रोग, कुष्ठ रोग जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है या कवक जनित है या प्रोटोजोआ जनित है। हेलो बच्चों, अपन एक बीमारी लेके आए जिसका नाम है मलेरिया। ये मलेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। मलेरिया बहुत घातक रोग होता है। मलेरिया में व्यक्ति को बहुत बुखार आता है और बुखार भी बार बार आवर्ती रूप में आता है। मलेरिया के बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप बताओ, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है, यानी प्रोटोजोआ से ये बीमारी फैलती है। ये जीवाणु जनित, कवक जनित या विषाणु जनित नहीं है, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। और उस प्रोटोजोआ का नाम आपको बताना है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया बीमारी किससे होती है। तो बच्चे लिख देते हैं मच्छर से होती है, मच्छर के काटने से होती है। लेकिन मच्छर की लार के अंदर क्या होता है, एक प्रोटोजोआ पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जातियों के नाम याद रखने हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 जातियां होती हैं प्लाज्मोडियम की। ठीक है, पहली जाति है वाइवेक्स, दूसरी है मलेरी, तीसरा है फैल्सिफेरम और चौथी होती है ओवेल। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये मलेरिया की प्लाज्मोडियम की 4 जातियां हैं जिनसे अलग अलग मलेरिया होता है। अब सवाल आता है कि कौन सा सबसे घातक मलेरिया उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम सबसे घातक मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। ये मलेरिया ऐसा होता है जो सिर में चढ़ जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सबसे दुर्दम यानी मैलिग्नेंट प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है। ठीक है, अब ये मलेरिया जो परजीवी होता है, उस मलेरिया जो रोग है, इस रोग को फैलाता कौन है? एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर। ये एनाफिलीज मच्छर है, ये क्या करता है, ये मादा एनाफिलीज लिखना जरूरी है आगे, क्योंकि नर मनुष्य को नहीं काटता है, नर सिर्फ जूस पीता है। ठीक है, मादा मच्छर ही मनुष्य को काटता है। उसमें क्या होते हैं, मुखांग होते हैं तीखे तीखे, वो मनुष्य को चूसता और उसका खून चूसता है। तो सवाल आता है मलेरिया का वाहक कौन है। तो वाहक कौन है, यानी मलेरिया को फैलाता कौन है। तो एक व्यक्ति कहता है मैं खांसता हूं तो दूसरे को मलेरिया हो जाएगा, नहीं। मैं एक व्यक्ति कहता है मैं दूसरे को छूता हूं तो मलेरिया हो जाएगा, नहीं। आप कहोगे जब ये मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर है, वो काटेगा तब मलेरिया होगा।
ये मादा एनाफ्लीज मच्छर पहचानोगे कैसे? ये मच्छर बैठा है, ये मान लो मच्छर बैठा, तो ये इसका पीछे वाला भाग 45 डिग्री एंगल पे होगा। इसके पीछे वाला भाग क्या होगा? जमीन के 45 एंगल पे होगा, ये ऊपर उठा हुआ होगा। इससे पता चल जाएगा ये मादा एनाफ्लीज मच्छर है। बाकी सब मच्छर क्या होते हैं? जमीन के यूं पैरेलल बैठे रहते हैं, इस जमीन के समानांतर बैठे रहते हैं, लेकिन ये मच्छर पीछे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। इससे पता चल जाता है ये एनाफ्लीज मच्छर है। ठीक है, अगली विशेषता एनाफ्लीज की जो लार होती है, एनाफ्लीज की जो लार ग्रंथियां होती है, उन लार ग्रंथियों के अंदर प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था, जिसको कहते हैं स्पोरोजोइट, ये सवाल आता है कि संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? स्पोरोजोइट होती है। ये कहां पाई जाती है? मादा एनाफ्लीज की लार ग्रंथियों में। जैसे ही मादा एनाफ्लीज मनुष्य के रक्त को चूसता है, जैसे ही मादा एनाफ्लीज मनुष्य के रक्त को चूसता है, तो क्या करता है? वो अपनी लार को मनुष्य के रक्त में मुक्त करता है। वो अपनी लार को किस में मुक्त करता है? मनुष्य के रक्त में मुक्त करता है। और लार में हजारों स्पोरोजोइट होते हैं। ये स्पोरोजोइट किस में प्रवेश कर जाते हैं? मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और रक्त से यकृत में जाते हैं। और यकृत में इनकी संख्या क्या होती है? अलैंगिक जनन से बहुत अधिक संख्या में ये बढ़ जाते हैं। अलैंगिक जनन से ये क्या होते हैं? बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं। फिर यकृत से ये आरबीसी का भक्षण करते हैं। यकृत से ये आरबीसी में जाते हैं। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन है, उसको खा लेते हैं, हीमोग्लोबिन को खा लेते हैं। और पीछे क्या होता है? इसको जो अपचित पदार्थ होता है उसको कहते हैं हीमोजोइन। क्या कहते हैं? हीमोजोइन। ये हीमोजोइन विषैला पदार्थ रक्त में मुक्त होता है, इस कारण व्यक्ति को बुखार आता है। ये सवाल आता है कि ये जो आरबीसी को खाते हैं, प्लाज्मोडियम की अवस्थाएं, उसके बाद जो अपचित पदार्थ हीमोजोइन मुक्त होता है, उसके कारण बार बार व्यक्ति को बुखार आता है। खाना खाया, फिर उसके बाद जो पचा नहीं, उसको क्या कह दिया? हीमोजोइन। हीमोजोइन के कारण क्या होता है? व्यक्ति को बुखार आता है। फिर उसके बाद इसमें दो युग्मक बनते हैं आरबीसी के अंदर, नर युग्मक और मादा युग्मक। मादा मच्छर क्या करता है? व्यक्ति का वापस खून चूसता है, तो उस मच्छर के अंदर ये नर युग्मक और मादा युग्मक चले जाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या बनाते हैं? युग्मनज। आमाशय में कहा बनाते हैं? आमाशय में युग्मनज बनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता? आगे विभाजन होता आंत्र के अंदर, और आंत्र से वो आमाशय से उसके आंत्र के अंदर चले जाते हैं। और आंत्र से फिर उसके जो अपन कहते हैं हिमोसील गुहा होती है, उसमें चले जाते हैं। और फिर ये स्पोरोजोइट अवस्था के अंदर बदल जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? ये सवाल आता है कि मलेरिया रोग किसी व्यक्ति के कौन से अंग दोष संक्रमित करता है? यकृत और आरबीसी। यकृत और आरबीसी है, उसको ये क्या करता है? संक्रमित करता है। यकृत और आरबीसी दो ऐसे अंग होते हैं जो मलेरिया का परजीवी क्या करता है? उनको नष्ट करता है। और आरबीसी अधिक नष्ट होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें अलैंगिक जनन होता है, वो बार बार रिपीट होता है हर 48 घंटे के अंदर, इसलिए व्यक्ति को बुखार आता है। मलेरिया के 3 लक्षण है। सबसे पहले है तीव्र सिरदर्द। सबसे पहले है तीव्र सिरदर्द, उसका सिरदर्द होगा। दूसरा तीव्र सिरदर्द होगा, उसके बाद उसको आएगा ज्वर यानी बुखार। बुखार के साथ ही उसको लगेगी ठंड, और ठंड के साथ ही उसको आएगा पसीना। क्या आएगा? पहले आएगा पसीना, और पसीने के बाद उसको क्या होगा? पहले ठंड आएगी और फिर उसके बाद पसीना आएगा। और इस प्रकार से उसमें क्या होगा? बार बार ये चक्कर चलता रहेगा। जैसे उसको ज्वर आया, ज्वर आने के बाद उसने क्या किया? उसने भयंकर तरीके से किसी चीज को ओढ़ लिया तो उसको पसीना आया, और पसीना आने के साथ ही उसको ठंड लगेगी। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ऐसे आपस में चलता रहेगा। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति सो रहा है, इसको भयंकर बुखार आया, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? कंबल डालेगा। क्या करेगा? कंबल डालेगा। बुखार आएगा तो फिर इसमें ठंड आएगी, पसीना आएगा, तो इस तरह से इसका पूरा ये कंबल गीला हो जाएगा। तो ये मलेरिया की पहचान है कि एकदम बुखार आके पसीना आता है तो पता चल जाता है बेटा तेरे को तो मलेरिया है। क्या है? मलेरिया है। ये एक मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम याद रखना है मादा एनाफ्लीज। और ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जिसका नाम याद रखना है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रामक अवस्था है? स्पोरोजोइट। अब सवाल आता है लैंगिक जनन किसके अंदर होता है? लैंगिक जनन मच्छर के अंदर होता है।
और अलैंगिक जनन किसके अंदर होता है? मनुष्य के अंदर होता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन कहाँ होता है? यकृत और आरबीसी में। जब इनको लगता है कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, तब ये मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट बनाते हैं, इनको मच्छर चूस लेता है और इनका जीवन चक्र वापस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य को बुखार क्यों आता है? तो हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति को बुखार आता है। ये सवाल बनते हैं सवाल। तो इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि बीमारी किससे होती है? प्लाज्मोडियम से। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कौन सा प्लाज्मोडियम सबसे घातक है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फिर उसके बाद इसको फैलाता कौन है? इसका वाहक कौन है? वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। उसकी लाल ग्रंथियों के अंदर क्या होता है? स्पोरोजोइड होता है। ये स्पोरोजोइड मच्छर से मनुष्य में कैसे जाता है? जब मच्छर मनुष्य को काटता है तो इस कंडीशन के अंदर ये स्पोरोजोइड उसके रक्त में घुस जाता है मनुष्य के, और फिर उसके बाद मनुष्य के 2 अंग होते हैं, उनके ऊपर ये टारगेट करता है। उसका नाम आपको बताना है यकृत और आरबीसी। फिर उसके बाद लैंगिक जनन फिर मच्छर में होता है, जब मच्छर वापस उस मनुष्य का खून चूसता है। उसके बाद मनुष्य को बुखार क्यों आता है? हीमोजोइन के कारण आता है। हो गया, बंद किया, पूरा काट दिया। तो इस तरह अपने इसमें 2-3 सवाल। एक तो पूछा जाता है कि कौन सा टॉक्सिक पदार्थ मुक्त होता है, यानी जब किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो कौन सा टॉक्सिक पदार्थ मुक्त होता है? हीमोजोइन। फिर उसके बाद मनुष्य इस मादा एनाफिलीज की लाल ग्रंथि के अंदर क्या होता है? कौन सी अवस्था होती है? जीवाणुज। इसका नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है जीवाणुज, यानी स्पोरोजोइड अवस्था है। कौन सी अवस्था है? जो संक्रामक अवस्था है। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं मलेरिया किस तरह से याद करना है। अब नेक्स्ट बीमारी लेके आए जिसका नाम है अमीबिता, या अपन कहते हैं अमीबिएसिस बीमारी। अमीबिएसिस बीमारी काले पेन से लिखते हैं बच्चों, आपको साफ दिखाई देगा बिल्कुल। अमीबिएसिस या अमीबिता या एंट अमीबिएसिस बीमारी। अमीबिएसिस भी लिखा होता है, अमीबिएसिस बीमारी। सबसे पहले तो ये आपको बताना है, ये भी एक बीमारी ऐसी होती है जो प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, इस प्रोटोजोआ का नाम बड़ा अच्छा है, एंट अमीबा। अमीबा आपको याद ही है, आप आगे एंट अमीबा याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका या लाइटिका, ये नाम है इसका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। इसके द्वारा ये बीमारी क्या होती है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अब कुछ अनुसंधान तो कहते हैं कि 95% व्यक्ति है उनको ये अमीबिएसिस बीमारी है। जितने भारत के लोग हैं उसके 95% लोग इस बीमारी से संक्रमित है। अब ये बीमारी फैलती ऐसी है कि अपनी ये कुछ आदत है। जैसे अपन गए रसोई के अंदर, सब्जी देखी अपन ने, अपन सब्जी खा गए कच्ची। क्या खा गए? कच्ची खा गए। जैसे टमाटर है, टमाटर को क्या किया अपन ने? बिना धोए खा लिया। गोभी है, उसको बिना धोए खा लिया। ठीक है, तो टमाटर है, गोभी है, अपन बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है। जैसे आपने ककड़ी देखी, तर ककड़ी देखी, ककड़ी को देखा, आप तुरंत खा गए। ठीक है, तो ये भी ऐसी सब्जियां होती जिन पे हमारी नजर रहती है, हम जाते रसोई में जाती, उनको टचर खा लेते हैं। तो खाते ही ये क्या होता है? ये रोगजनक होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इनके ऊपर चिपका हुआ रहता है। इनकी एक अवस्था होती है, वो अवस्था चिपकी भी रहती है और हम खा लेते हैं। फिर उसके बाद ये एंट अमीबा हमारी आंत्र में जाता है, और आंत्र की बड़ी आंत्र जो वर्धांत्र होती है उसके अंदर जाके स्थायी निवास कर लेता है। जाके उसके अंदर स्थायी निवास, उसके अंदर रहना शुरू हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? कब्ज करेगा, आंत्र में दर्द स्टार्ट करेगा, उदरीय पीड़ा स्टार्ट होगी। फिर श्लेष्मा आएगा आंत्र से, फिर आखिर में रक्त स्राव आएगा और व्यक्ति में थकान, कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, अब व्यक्ति क्या करता है? फिर उसके बाद वो व्यक्ति जब मल त्याग करता है, क्या करता है? मल त्याग करता है। अगर वो हाथ नहीं धोएगा तो वो क्या करेगा? उसके मुख से वापस वो एंट अमीबा उसके शरीर में घुस जाएगा। इसलिए खाना खाते ये फ्रेश होते ही हाथ धोने चाहिए।
नहीं तो मल में क्या होते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक संक्रामक अवस्था होती है, वो शरीर के अंदर वापस प्रवेश कर जाती है। दूसरा ये मल होता है, ये सीवरेज होता है, ये जाता है नालियों के माध्यम से, गटर लाइनों के माध्यम से आसपास में कहीं। तो इस सीवरेज के पानी से लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं, खेती करते हैं। इस खेती करते हैं तो उस खेती के अंदर ये पानी जाता है, और ये टमाटर है, ये टमाटर थोड़ा ऊपर उगता है, गोभी होती है थोड़ी, गोभी के फिर भी वो पानी टच करता है सीवरेज वाला, और ये ककड़ी होती है, उनकी बेलों को भी ये पानी टच करता है। तो सीवरेज के पानी के अंदर क्या है, मल है, और मल के ऊपर ये जीवाणु, ये प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था, वो इनके ऊपर चिपक जाती है। बाजार जाते हम टमाटर लेके आते हैं, हमें पता थोड़ी ये खेत में उगा है, खेत के पानी से ये पिलाया गया है सीवरेज के पानी से, हम तो ले आते हैं और ऐसे ही खा जाते हैं। खाते ही एंट अमीबा हमारे शरीर में घुस जाता है। घुसने के बाद ये हमारी बड़ी आंत्र में निवास करना शुरू करता है, और हमें कब्जी रहती है, हमारे उदर पे पीड़ा होती है, हमारे उदर में जो श्लेष्मा है वो बार बार टूटता है, और उससे रक्त स्त्राव होता रहता है। इस तरह हमें अमीबियासिस बीमारी हो जाती है। तो एक आंकड़े जो अनुसंधान कहता है, वो कहता है 95% लोगों को अमीबियासिस रोग है। तो अपने को टेंशन करने की जरूरत नहीं, अपने को ये रोग नहीं होता है। अपन सब्जी धो के खाते हैं गर्म पानी से, अपन सब्जी पर नजर बुरी नहीं डालते हैं, अपन सब्जी एकदम बिल्कुल अच्छी धो के फ्रेश खाना बनने के बाद खाते हैं। अपन मल होता है उसको फ्रेश होने के बाद भी अपन क्या करते हैं, हाथ धोते हैं साबुन से, साफ सफाई रखते हैं, तो ये बीमारी होने की संभावना कम होती है। अब कहते हैं कि घरेलू मक्खियां भी क्या होती है, इसकी वाहक होती है। अब ये जो सीवरेज का पानी होता है उसके आसपास जो मक्खियां होती है, मक्खियां क्या करती है, भोजन पर जाके बैठती है, ठेले का भोजन है उसके ऊपर आके बैठेगी या खुले भोजन पर बैठेगी। अब ये भोजन खा लेंगे तो भी एंट अमीबा हमारे शरीर में घुस जाएगा। तो एक तो आप ध्यान रखो, कहीं खुला पानी है जहां नल बह रहा है, नाला बह रहा है, उसमें सीवरेज का पानी बह रहा है, उसके पास कोई ठेला लगा हो, तो उससे आप ये जो आप खाते हो, क्या खाते हो आप, बाजार जाते हो ना, आप पानी पूरी खाते हो, बाजार जाते हो आप, ये जैसे कुछ ये खाते हो, तो इन चीजों का ध्यान रखो आप कि वो ठेला सीवरेज लाइन के पास तो नहीं है, नहीं तो मक्खियां क्या करेगी, उस सीवरेज के पानी से ये एंट अमीबा लाकर उस भोजन पे पटक देगी, और हमारे शरीर में एंट अमीबा घुस जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा शरीर बहुत स्ट्रांग है, बीमारियां होती रहती हैं, खाना आपने नहीं छोड़ना, पानी पूरी किसी को नहीं छोड़नी खाने में, तो ये अपने ध्यान रखना है। थैंक यू बच्चों, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।